अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बिल्डिंग एंड एमआईएस का चैप्टर लास्ट सेमेस्टर में मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी फ़ेस टू फेस मोड में ये वाला चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि उनको पुराने कॉन्टेंट्स भूल गए हैं, तो बाकी सारे लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उनसे तो आप फ़ायदा उठा ही सकते हैं। ये स्पेशली मैंने आपके लिए दोबारा जो है इसकी फ़र्स्ट स्लाइड को री रिकॉर्ड किया है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इसके कंटेंट्स याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास ये अवेलेबल है और आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के रेस्पेक्ट से। और भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट से स्टार्ट लेते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उन्हें किसी ऑनलाइन सॉल्यूशन की तरफ जाना है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अब मैन्युअली मैनेज नहीं होना है बल्कि थ्रू एन एमआईएस मैनेज होना है, तो कौन से स्टेप्स आते हैं। क्योंकि ये एक कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जिसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। ये जो हमारा कोरोना वायरस का और क्लासेस सस्पेंशन का पूरा जो करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इस स्लाइड के साथ और इस टॉपिक के साथ और इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट के साथ, कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में रीडिज़ाइनिंग होती है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑटोमेटेड प्रोग्रेस की तरफ आगे चलती है। तो इसमें पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, दूसरा रैशनलाइजेशन, तीसरा बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन और चौथा पैराडाइम शिफ्ट। ऑटोमेशन का तो सिंपल मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन मैनेजर्स या ह्यूमन बीइंग मैन्युअली परफॉर्म किया करते थे, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे कि दैट एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। जस्ट इन केस ऑफ दीज ऑनलाइन लेक्चर्स हम क्या ऑटोमेशन की तरफ आए। ऑटोमेशन की तरफ आने से क्या मतलब है कि पहले ह्यूमन टीचर होता था आपके सामने और क्लास इन्वायरमेंट होता था, स्टूडेंट्स भी एक जगह पर मौजूद होते थे, टीचर्स भी एक जगह पर मौजूद होते थे, एक पूरा ओवरऑल फिज़िकल इन्वायरमेंट होता था। लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं रहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर प्रपोज करने की कोशिश की कि किस तरीके से लेक्चर की एक्टिविटी जो कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी थी, जो कि एक मैनुअल एक्टिविटी थी, उसको ऑटोमेट किस तरह किया जा सकता है। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीक़ों से अपने स्टूडेंट्स को रीच करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये ऑटोमेशन है। बट ऑटोमेशन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो ये एक्चुअली कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, बल्कि ये तो फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि ऑटोमेशन के बाद चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। ऑटोमेशन जब हम करते हैं तो हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ हमें क्लियर नहीं होती, आगे का वे फॉरवर्ड हमें क्लियर नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर हम जाकर अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच कर रही हैं, कौन सी चीज़ हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस सिस्टम, हमें पता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फ़िलहाल मैं रैशनलाइजेशन के लेवल पर जाकर ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि हर स्टूडेंट ने ये लेक्चर अटेंड किया है या नहीं किया, या कितने लेक्चर स्किप किए। तो फिज़िकल वे में तो ये करना बहुत आसान था, आइडेंटिफाई हो जाता मुझे कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। मतलब ये है कि ऑटोमेशन जब भी हम करते हैं तो अगला स्टेप होता है चीज़ों को रैशनलाइज करना, उनके डूज़ एंड डोंट्स को डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसके साथ मैच करना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के साथ मैच करना। जब एक फाइनलाइज स्ट्रेटेजी बन जाती है तो हम थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। फ़िलहाल हम जिस स्टेज पर खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, हो सकता है आज से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जो सिनेरियो होगा, हम कह सकेंगे कि हम एक बिज़नेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर चुके हैं, जहाँ पर एक फॉर्मल वे आउट डिसाइड हो चुका होगा कि लेक्चर को ऑनलाइन किस तरह से परफॉर्म करना है। इसी तरह बिज़नेस प्रोसेस रीडिज़ाइन की एक और एग्जांपल बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सकती है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले अटेंडेंस मैनुअल होती थी, कोई रजिस्टर होता था जहाँ पे जाके साइन किए जाते थे, या कहीं जाकर अंगूठा लगाया जाता था, या कोई टीचर कहीं पे जाके पी लिख देता था और हम कहते थे कि मैनुअल अटेंडेंस परफॉर्म हुई। लेकिन आज हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं, तो ये एक ऑनलाइन तरीका है, एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, पूरा बिज़नेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हो चुका है।
लेकिन सिर्फ एक बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हुआ है। ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह ऑनलाइन हुई हो, वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुई हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो पैराडाइम शिफ्ट उस स्टेज को कहते हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का ओवरऑल तरीका ही बदल जाए। अगर हम सक्सेसफुली इस सारे सिचुएशन से, जो कि क्लासेस सस्पेंशन की इस वक्त हमारे सामने एक चैलेंज मौजूद है, अगर हम इससे ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं तो क्या पता अगले 4 साल में, 5 साल में सखर IBA एक ऑनलाइन डिग्री अवार्ड इंस्टीट्यूट बन जाए और डिस्टेंस लर्निंग भी इसके अंदर एक सखर IBA का फीचर बन जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हम अचीव कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि हम पैराडाइम शिफ्ट तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 कम अज़ कम स्टेप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। जब हम जिस स्टेप तक पहुँचे होते हैं तो हर स्टेप के जो कुछ ना कुछ उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ओवरऑल रिटर्न मिलता है। जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन उसका रिटर्न भी बहुत लो होता है। जब हम रैशनलाइजेशन की स्टेज पर होते हैं तो रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेशन। रैशनलाइजेशन में रिस्क है कि आप कुछ गलत पॉलिसीज़ को ना लॉन्ग रन में लेकर चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नुकसान कर दें और वो चीज़ें आप जो रिटर्न या जो बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको ना मिले, तो रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर रिस्क से हम अच्छे तरीके से फेस कर लें उस रिस्क को, तो बेस्ट केस में हमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि हमें सिर्फ ऑटोमेशन से मिल रहा होता है। और सेम इज़ द केस विद रीडिज़ाइन के रीडिज़ाइन के केस में अगेन रिस्क बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वजह से हमें रिटर्न बहुत हाई मिलता है। और पैराडाइम शिफ्ट तक अगर हम पहुंच गए तो यकीनन उसका रिस्क मैक्सिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम रिस्क होने के साथ साथ उसका रिटर्न बहुत हाई होता है। तो ये शायद आप लोगों को ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद इतने ज़्यादा दुनिया को समझते हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं और इस सारे केसेस को एनालाइज कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आगे चलकर किस तरह से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बिज़नेस प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग की बात करें तो उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हम किसी एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रोसेस को ऑटोमेट होने की ज़रूरत है, किसको चेंज करने की ज़रूरत है। एनालाइज करते हैं कि एग्जिस्टिंग वो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, डिज़ाइन करते हैं एक न्यू प्रोसेस को, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, फिर कंटिन्यूसली हम मेजर करते रहते हैं कि क्या ये जो ऑनलाइन सॉल्यूशन लेकर आया गया है या जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन लेकर आया गया है, क्या ये हमें वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट दे रहा है जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट हमें चाहिए था। अगर नहीं दे रहा है तो फिर बिज़नेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बिज़नेस प्रोसेस को हम सिर्फ उसी सूरत में इम्प्लीमेंट करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं कि जब वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहा हो। तो ये कुछ स्टेप्स हम करते हैं, ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल में आप लोगों को ये क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल आपको याद होगी, हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर किस तरह से फ़िज़िकल प्रोसेस से ऑटोमेटेड सॉल्यूशन की तरफ गया। एक फ़िज़िकल बुक स्टोर की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल बुक स्टोर में जो भी क्लर्क मौजूद होता है, जो भी सेल्स पर्सन मौजूद होता है, उसके पास नंबर ऑफ़ जॉब्स होती हैं और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ती जाएगी, उसकी जॉब चैलेंजिंग होती जाएगी। जहाँ पर कस्टमर आकर उससे असिस्टेंस ले सकता है कि अगर उसको कोई बुक ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो। छोटे बुक स्टोर के केस में तो शायद कस्टमर खुद भी इजीली सर्च कर लेगा, लेकिन अगर बुक स्टोर में ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और क्लर्क की हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है। इवन क्लर्क के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है शेल्फ में कोई बुक अवेलेबल हो लेकिन ओवरलुक हो जाए किसी सिचुएशन में और क्लर्क उसको टाइमली ना ढूंढ पाए। ये भी हो सकता है कि अगर बुक अवेलेबल भी नहीं है तो जाहिर है कि उसके बाद अल्टरनेटिव क्या दिया जाएगा, क्या कस्टमर को एक्सक्यूज़ कर लिया जाएगा? नहीं, बल्कि बेटर ऑप्शन तो ये होता है कि उस बुक को कहीं और फर्दर सप्लायर से ऑर्डर किया जाए। तो ये भी एक क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ऑर्डर बनाया जाए और सप्लायर को वो ऑर्डर भेजा जाए, क्वांटिटी ऑफ बुक उसमें मेंशन हो, प्राइस मेंशन हो, पेमेंट्स को हैंडल किया जाए और फिर डिलीवरी ली जाए बुक्स की। डिलीवरी लेने के बाद कस्टमर को नोटिफाई किया जाए
कि बुक अब अवेलेबल है और आप उसको आके ख़रीद सकते हैं। तो ये ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, जो कि एक ह्यूमन मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और इसमें गलतियों की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रोसेस की तरफ आएँ, जहाँ पर बुक स्टोर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू डील किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बुक को सर्च करने का मैकेनिज़्म बड़ा आसान है, कि गलती के चांस बहुत कम है। ये चांस बहुत कम है कि शेल्फ में बुक पड़ी हो लेकिन फिर भी उसको ढूंढने में कोई मुश्किल आ रही हो, क्योंकि कंप्यूटर बहुत एक्यूरेसी से और बहुत तेज़ी के साथ बुक को ढूंढ सकता है। देन अगर ऑर्डर करना है तो सप्लायर को ढूंढने में और सप्लायर को सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करना, ये बड़ा इफ़ेक्टिवली हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली अगर बुक्स का ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा या बुक डिलीवर हो जाएगी ऑनलाइन, तो कस्टमर को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है। तो इस ऑनलाइन बुक स्टोर के केस में ये जो ह्यूमन मैनेजर है, इसका काम बड़ा आसान हो गया है, और ओवरऑल हमें अंदाज़ा है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी यकीनन इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी बिज़नेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं तो यही सोच कर रीडिज़ाइन करते हैं कि हम एक्चुअली उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, वो किस तरह हमारे टाइम में कमी लेकर आ रहा है, किस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, और किस तरह कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के एस्पेक्ट से कन्वीनियंस लेकर आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप ज़रूर ये किसी न किसी ऑनलाइन फोरम जो मैं आपसे फर्दर शेयर करूँगी, वहाँ पर अपनी क्यूरीज़ को रेज़ कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जो कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी बनाना चाह रही है, उस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो 6 स्टेप्स हैं उनके नाम हैं सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, कन्वर्जन एंड मेंटेनेंस। स्टेप बाय स्टेप इन 6 के 6 फेजेस को हम अच्छे से देखेंगे और इनमें क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सिस्टम डेवलपमेंट को समझें, ये चीज़ देखने में बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या यही अल्टरनेटिव है कि वो सॉफ्टवेयर को खुद डिज़ाइन करे? नहीं, एक दूसरा अल्टरनेटिव भी होता है। वो दूसरा अल्टरनेटिव है आउटसोर्सिंग के बजाय ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है, ख़ुद सॉफ्टवेयर ना बनाते हुए किसी दूसरी कंपनी को हायर कर सकती है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को रिक्वेस्ट कर सकती है और उनसे अपने सॉफ्टवेयर पैकेज को डेवलप करवा सकती है। इसके लिए 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। फॉर एग्जांपल सखर आईबीए कोई एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है किसी एक्सटर्नल कंपनी से या किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, तो सखर आईबीए RFP लिखकर भेजेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और आप ये सॉफ्टवेयर हमारे पास तो पूरा ICT डिपार्टमेंट है, लेकिन लेट्स सपोज़ कि अगर हमारा ICT डिपार्टमेंट ना होता या वो वहाँ पर सूटेबल प्रोग्रामर्स अवेलेबल ना होते, तो हम क्या कर सकते थे, एक RFP लिख सकते थे जहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते थे और उनसे कह सकते थे कि आप हमें प्रपोजल भेजें कि ये सॉफ्टवेयर आप कितने पैसों में, किस क्वालिटी के साथ, किन फीचर्स के साथ, कितने टाइम में हमें अवेलेबल करके देंगे। और कंपनी उस RFP को रिसीव करने के बाद उसका जवाब एक प्रपोजल से दे सकती थी। एग्जैक्टली वैसे जैसे आप लोगों ने मुझे प्रपोजल बना के भेजे हैं, तो इसी तरह कंपनीज़ भी प्रपोजल भेजती हैं। वो प्रपोजल वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा, उसके अंदर क्या फ़ीचर्स होंगे, किस तरह से काम कर रहा होगा। तो किसी भी कंपनी के लिए डिसाइड करना बड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल सखर आईबी अगर प्रपोजल्स रिसीव करेगा तो डिसाइड करना बड़ा आसान होगा कि कौन सी कंपनी से उनको सॉफ्टवेयर बनवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप सबने मुझे प्रपोजल्स बना के भेजे हैं, हालांकि अभी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया होगा, अभी कोई MIS डेवलप नहीं किया होगा, लेकिन इवन देन आपके प्रपोजल को पढ़कर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो किस लेवल का होगा और उसके अंदर क्या फ़ीचर्स अवेलेबल होंगी। पहला स्टेप कहलाता है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जहाँ पर हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द टूल्स, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, what type of technological tools or machinery would be required. So all these requirements are analyzed at the first phase. ना सिर्फ ये कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी, जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि इस ऑनलाइन सॉल्यूशन जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है उसकी फीजिबिलिटी क्या है।
क्या हमारे पास उतना बजट अवेलेबल है, क्या हमारे पास उतना स्किल अवेलेबल है, या क्या इसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी भी है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये बिज़नेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने की कितनी ज़रूरत है या कितनी नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फीजिबिलिटी स्टडी तक पहुंचने के बाद सेकंड स्टेप पर पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि फीजिबिलिटी स्टडी में ही ये पता चलता है कि सॉल्यूशन फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसकी फीजिबिलिटी स्टडी सक्सेसफुल हो जाती है और आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि किन रिसोर्सेज के साथ किस तरह से वे आउट होगा, क्या प्लान होगा और किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिस नेक्स्ट स्टेप को कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम एक्चुअली सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, उसका स्केच डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट डायग्राम्स इस्तेमाल होते हैं, टाइम टू टाइम हम इन डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डायग्राम जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम होता है। डेटा फ्लो डायग्राम फ्लो ऑफ डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह होगा, सॉफ्टवेयर उस डेटा को कैसे कैरी कर रहा होगा, कौन सा प्रोसेस डेटा को कहाँ से पिक कर रहा होगा, कहाँ से इनपुट जा रहा होगा, कहाँ आउटपुट जा रहा होगा, ये सारा पिक्टोरियल फॉर्म में आपके सामने लेकर आता है। ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये एक्चुअली डेटाबेस का डायग्राम होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डायग्रामेटिकली आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को एक पिक्टोरियल शक्ल में ले आता है, इलस्ट्रेट कर देता है। इसी तरह से और बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। ये डायग्राम्स बनाने का मकसद ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रोग्रामिंग के फेज़ तक पहुंच जाएं, सिस्टम डेवलपमेंट के फेज़ में चले जाएं, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उसके कुछ फ्लॉज नज़र आएँ। तो अगर सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ है, अगर सिस्टम के अंदर कोई कमी है, तो हम उसको डिज़ाइन के फेज़ पर ही आइडेंटिफाई कर लें। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले, या किसी गाड़ी को बनाने से पहले, या किसी मशीनरी को बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बनाता है, उसका स्केच बनाता है, ताकि कस्टमर को भी आइडेंटिफाई हो जाए। वो स्केच कस्टमर को भी दिखा दिया जाता है कि जो आपकी एंड प्रोडक्ट होगी वो इस तरीके की होगी, और अगर उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो तो उसी स्टेप पर हम उसको देख लेते हैं। ये सिस्टम डिज़ाइन का प्रोसेस होता है। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि सिस्टम ओवरऑल फाइनली किस लुक में आएगा हमारे सामने। इस पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको डिज़ाइन किया जा सकता है, इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आउटपुट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे ही डायग्राम्स मौजूद हों, नहीं, बल्कि जो आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि एक जनरल स्पेसिफिकेशन है कि इन सब चीज़ों को डायग्रामेटिकली दिखाया जा सकता है। जिस बात को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप ये सारे डायग्राम बना लेते हैं या इनमें से कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं तो आपको खुद भी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा होगा, और कस्टमर से कम्युनिकेट करने में भी आसानी हो जाती है। फिर जब डायग्राम क्लियर हो जाता है तो थर्ड स्टेप है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि जो आपने स्केच या पूरा फ्लो डिसाइड किया है, जो आपका डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का है, उस डिज़ाइन को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए आपको एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है जो किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हों। एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से आपका ओवरऑल टूल या सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जावा में बनाए जाते हैं। आजकल जावा से ज़्यादा पाइथन बहुत पॉपुलर है, तो करंटली बहुत सारे प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं पाइथन को। अगर आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट और PHP वगैरह इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जिस तरह का भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस तरह का भी आपका सॉफ्टवेयर है, करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, टूल आप इस्तेमाल करते हैं उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रोग्रामिंग की सिर्फ वही जो भी लास्ट स्लाइड में आपने देखी वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस खाली अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत हाई लेवल पर बहुत कन्वीनियंस के साथ आपको प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी देते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की फैसिलिटी देते हैं।
तो ये कुछ डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि MS Excel, MS Office, ये पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस भी, इनमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल कोई भी सॉफ्टवेयर MS Access को इस्तेमाल करके, MS Excel को इस्तेमाल करके अपना सॉफ्टवेयर, अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकता है। इसी तरह क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं, SQL डेटाबेस को डेवलप किया जा सकता है और डिफरेंट क्यूरीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप एक फ्रॉम द स्क्रैच नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं। बहुत सारी ग्राफिक लैंग्वेजेस, रिपोर्ट जनरेशन, सैप का जैसा आपने नाम सुना होगा, इस तरह के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अम्ब्रेला में आते हैं, और ये प्रोग्राम करने के, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के बिल्कुल इनोवेटिव वेज हैं, जिसके अंदर लीस्ट प्रोग्रामिंग होती है और कन्वीनियंस मैक्सिमम। वंस योर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी, देन इट नीड्स टू बी टेस्टेड। ठीक है, चीज़ों को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और टेस्टिंग भी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं और एक तरीके से नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक वे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि हमारे पास टेस्टिंग में सिस्टम टेस्टिंग का एक पर्सपेक्टिव मौजूद है। सिस्टम टेस्टिंग में हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर को एज अ होल देखते हैं कि क्या वो सॉफ्टवेयर वो गोल अचीव कर रहा है जिस गोल के लिए हमने बनाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ऑनलाइन बुक स्टोर था तो क्या ऑनलाइन बुक ख़रीदी जा सकती है, क्या बुक सर्च की जा सकती है। अगर वो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम था तो क्या वो ऑनलाइन अटेंडेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कैलकुलेट कर पा रहा है, ट्रैक कर पा रहा है कि कौन स्टूडेंट एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था। तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम देखी जाती है कि क्या सिस्टम ओवरऑल सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हो सकता है कि सिस्टम ओवरऑल काम कर रहा हो और सिस्टम टेस्टिंग में वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन यूनिट टेस्टिंग में फेल हो जाए। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट जो यहाँ पर लिखा है वो है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम अपने प्रोग्राम के जो जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट चेक करते हैं। क्या हर इंडिविजुअल पार्ट, हर इंडिविजुअल यूनिट क्या अपना काम सही कर रहा है। तो हो सकता है ओवरऑल सॉफ्टवेयर काम सही कर रहा हो, लेकिन उसका एक कोई पर्टिकुलर यूनिट सही काम ना कर रहा हो। यूनिट टेस्टिंग के दौरान आपको ये बात पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाती है कि आपके सॉफ्टवेयर की कितनी यूनिट्स वर्किंग है और कितनी यूनिट्स के अंदर कोई फ्लॉ मौजूद है जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस स्टेट पर जाकर आप किसी यूनिट को डिस्कार्ड कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई आप आगे फर्दर स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। इन दोनों टेस्ट को गुजरने के बाद एक तीसरा टेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो आपका कस्टमर करता है। सिस्टम टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग जनरली कस्टमर नहीं करता, बल्कि आप खुद या आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही होती है। कस्टमर को दिखाने से पहले जिस तरह की टेस्टिंग की जाती है, आमतौर पर सिस्टम यूनिट टेस्टिंग दोनों उस तरह की टेस्टिंग में आती है। लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को चेक करता है हर हवाले से, और ये डिसीजन लेता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, डील करनी है आपके साथ या नहीं करनी। तो इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कस्टमर अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आई है या नहीं आई है। किसी भी लेवल की टेस्टिंग हो, उस टेस्टिंग के लिए हमें एक कोई जिसे कहना चाहिए एडहॉक स्ट्रेटजी नहीं रखनी है, बल्कि हमें एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करना है। तो टेस्ट प्लान्स बनाए जाते हैं। यहाँ स्लाइड के अंदर आप टेस्ट प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि टेस्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर आप टेस्टिंग की हर एक्टिविटी को, सॉफ्टवेयर की हर वो एक्टिविटी जो काम आप उससे ले सकते हैं, उस काम को नोट डाउन करते हैं। ना सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करते हैं, बल्कि आप एक्सपेक्टेड क्या सोचते हैं कि ये एक्टिविटी इस बटन पर क्लिक करने से क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से क्या आउटपुट होगा, अपनी एक्सपेक्टेशन लिखते हैं, और वहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए ये लिखते हैं, और फिर अगली स्क्रीन उसके बाद कौन सी होनी चाहिए, ये सारी अपनी एक्सपेक्टेशन लिखते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि जो एक्चुअली आपने एक्सपेक्ट किया था कि बटन पे क्लिक होने के बाद क्या ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था, क्या एक्चुअली वो मैसेज डिस्प्ले हुआ। अगर स्क्रीन चेंज होनी चाहिए थी तो क्या स्क्रीन चेंज हुई, अगर कलर्स चेंज होना चाहिए था तो क्या कलर चेंज हुआ। तो इस तरह एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर हम प्लान करते हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरह टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें कि टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन ये टाइप्स हैं टेस्टिंग की। टेस्ट प्लान टेस्ट करने की टाइप नहीं है, बल्कि टेस्ट करने की स्ट्रेटेजी है। जनरली हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं
और उस डॉक्यूमेंट का पर्पज़ ये होता है कि चाहे हम सिस्टम टेस्टिंग करने हो, यूनिट टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो और जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेस्ट करते हुए अगर सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें सही तरीके से पता चले कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड है, और अगर उसके अंदर जो फ्लॉज हैं वो हमें टेस्टिंग के दौरान ज़रूर नज़र आ जाएं, तो टेस्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट या जो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट प्लान। सिस्टम टेस्टिंग के दौरान टेस्ट प्लान डिफरेंट हो सकता है, यूनिट टेस्टिंग के दौरान टेस्ट प्लान डिफरेंट हो सकता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के दौरान टेस्ट प्लान डिफरेंट हो सकता है। आई होप आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर होगा कि सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम ओवरऑल सिस्टम को देखते हैं कि वो परफॉर्म सही से कर रहा है या नहीं, यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम एक एक कंपोनेंट को देखते हैं, जबकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कस्टमर उन चीज़ों को देख रहा होता है जो उसने डिमांड की होती हैं प्रोडक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। तो इनमें से किसी भी तरह का टेस्ट किया जा रहा होगा तो उसके लिए टेस्ट प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टेस्ट प्लान है ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए बनाया गया है, जहाँ पर चेंजिंग रिकॉर्ड्स को हम देख रहे हैं कि वो जो मॉड्यूल जो कि रिकॉर्ड चेंज कर रहा है वो डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स को सही तरीके से चेंज कर सकता है या नहीं। अगर हम ये टेस्ट प्लान ना बनाते तो हम सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड चेक करके देखते और हम उसी एक अपने एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर डिसाइड कर लेते कि सिस्टम जो है वो सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक चेंजिंग की एक्टिविटी को आप देखें 6 से 7 एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड किया है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना, नॉन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना, किसी डिलीटेड रिकॉर्ड को चेंज करना या कोई एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, इन सब को लाइन बाय लाइन लिखा गया है। तब इसमें पूरी प्लानिंग इन्वॉल्व थी। लेकिन देखें ये एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए चेकिंग की जा रही है। इसी तरह का टेस्ट प्लान बनाया जा सकता है सिस्टम टेस्टिंग के लिए। सिस्टम टेस्टिंग के वक्त हम देखेंगे कि सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, क्या सिर्फ एक है या एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल CMS जैसा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका जब प्लान बनाएंगे तो हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि देखें क्या उसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस परफॉर्म हो रही है या नहीं, क्या उसके अंदर ग्रेड स्टोर हो पा रहे हैं या नहीं, क्या उसके अंदर टीचर की इवैल्यूएशन हो पा रही है या नहीं। तो जो भी उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं उन फंक्शनैलिटीज़ को हम बेसिकली लिस्ट डाउन करते हैं जब हम टेस्ट प्लान बना रहे होते हैं सिस्टम टेस्टिंग के लिए। और जब हम कंपोनेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही होती है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स सामने होती हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए उसका जो भी क्राइटेरिया होगा उसको लिस्ट डाउन करेंगे। तो एक्चुअली टेस्ट प्लान कोई टेस्ट की टाइप नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये एक डॉक्यूमेंट है या कोई प्लान या कोई स्ट्रेटेजी है जो कि टेस्टिंग के दौरान फॉलो की जाएगी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन की। जब टेस्टिंग से आप सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं और सॉफ्टवेयर को एक्चुअली प्रैक्टिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस स्टेज पे जहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन का डिसीजन ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि क्योंकि इस वक्त भी मैं एक पायलट स्टडी कर रही हूँ तो मैं नंबर 3 से स्टार्ट लूँगी। नंबर 3 पे आप देख रहे होंगे पायलट स्टडी का नाम लिखा है। पायलट स्टडी का मतलब ये है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में। बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से वैसे ही काम कर रही होती है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लेवल पर किसी खास यूनिट में आप उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर मैंने ये जो लेक्चर अपलोड कर रही हूँ ये पायलट स्टडी के तौर पर ये कोई फाइनल नहीं किया है कि लेक्चर आगे MIS के इसी तरह चलेंगे या नहीं चलेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है कि देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, स्टूडेंट का फीडबैक क्या आता है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्या हमारे दरमियान एक ब्रिज क्रिएट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल लेवल पर किसी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में कोई काम करते हैं तो हम उसको पायलट स्टडी कहते हैं। दूसरे केस में डायरेक्ट कट ओवर स्ट्रेटजी हो सकती है। डायरेक्ट कट ओवर स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपका पुराना तरीका काम करने का जैसा भी था आपने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और आपने नया तरीका काम करने का जो न्यू प्रोसेस रीडिज़ाइन आपने किया है उसको ही शुरू कर दिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर आप कहें कि भाई हमारी फिजिकल लेक्चर्स उन्हें बंद हो जाएं और ये ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट कट ओवर स्ट्रेटजी है, लेकिन अक्सर ये फीजिबल नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं होती। तो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस किस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं जो नंबर 1 पे लिखी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं पैरेलल स्ट्रेटजी। पैरेलल स्ट्रेटजी एक्चुअली
एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर आपके पास दोनों अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं और आप फिजिकली जाके भी वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जो हमारी इनिशियल स्लाइड्स में बुक स्टोर वाली एग्जांपल थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर ही लिया है तो वहाँ पर आपका ह्यूमन क्लर्क भी अवेलेबल रह सकता है और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रह सकता है। कस्टमर की अपनी कन्वीनियंस है, अगर उसको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना ईजी लगता है तो वो जाकर सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक परचेज कर सकता है, और अगर उसको कस्टमर केयर अच्छी लगती है तो वो कस्टमर के पास जाकर आपका जो सेल्स पर्सन है उसके थ्रू जाकर काम कर सकता है। तो अगर आपके पास दोनों स्ट्रेटजीज अवेलेबल हो तो उनको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रेटजी। जो भी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करें, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हर लेवल पर हमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है और हर एक इंस्टेंस को लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ है हमेशा स्टाफ सेम रहे, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ होती है कि जो इस्तेमाल होती है आगे चल के लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और समझने में आसानी होती है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे आप कोई नया फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, इवन मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसके अंदर छोटी सी बुक निकलती है और अक्सर वो काम आती है जब आप उसमें से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर या इंजीनियर आपके सामने मौजूद नहीं है जिसने वो सेल फ़ोन बनाया है, तो आप घर में बैठकर उस बुक को एक्सप्लोर करते हैं और डिफरेंट फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने बनाया है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा कस्टमर के सामने या आने वाले एम्प्लॉयज़ के सामने, तो आपकी बनी हुई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपने सक्खर आईबीए का जो ERP पोर्टल है वहाँ पर भी देखा होगा कि CMS की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, LMS की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जो भी हमारे ऑनलाइन सॉल्यूशन उन सब की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ताकि अगर आप उनको सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकल इंटरेक्शन की इसके लिए ज़रूरत है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर करके भी आप सीख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल ज़रूरी है। देन उसके बाद लास्ट फेज़ होता है जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअली जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं। ऑपरेट करने का मतलब कि आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, लेकिन यूज़ करने के बाद उसे भूल नहीं जाना है, बल्कि उसको एवेल्युएट करते रहना है, क्योंकि हो सकता है टाइम टू टाइम उसके अंदर कोई फ्लॉ आ जाए। हो सकता है फ्लॉ ना आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है टूल्स चेंज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स चेंज होती हैं, मशीन चेंज होती हैं, तो आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत भी हो सकती है। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहें, हो सकता है आप मशीन को अपग्रेड करना चाहें, तो टाइम टू टाइम उस सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम उसको मेंटेनेंस का फेस भी कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करके उससे डिस्कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि आप टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करते जा रहे हैं और उसके अंदर आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस को रिजॉल्व करते जा रहे हैं। तो हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये 6 स्टेप्स हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इस वक्त जो मॉडल हमें नजर आ रहा है, जनरली इट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल मॉडल। वाई वाटरफॉल? बिकॉज द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज वेरी मच सिमिलर टू अ वाटरफॉल, in which the droplets of water are coming from upside down and they are not coming back during the activities. ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का अगर वाटरफॉल मॉडल सबसे पुराना मॉडल होता है और सबसे ज़्यादा इसको रिजिड भी कंसिडर किया जाता है अगर नेगेटिव साउंड करें, और इसको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन भी इसी को समझा जाता है, क्योंकि जब हम ये वाला मॉडल फॉलो करते हैं तो हर एक ह्यूमन रिसोर्स को, हर एक एम्प्लॉय को, सबको प्लान क्लियर होता है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होती है और आप स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन वे में आगे चल सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी उस वक्त फॉलो की जा सकती है कि जब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो और जब आपको रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती और सिस्टम एनालिसिस के बाद, डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग के बाद जब टेस्टिंग के फेज़ में आते हैं, कस्टमर एक नई रिक्वायरमेंट लेकर आ जाता है जो कि पहले क्लियर नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद समझ में आती है। तो उन सिचुएशन में ये वाटरफॉल मॉडल कभी कभार इतना एप्लीकेबल नहीं समझा जाता। तो अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती और जो बनाने वाले लोग हैं वो लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपका कस्टमर जो है वो लेस एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको वे आउट क्लियर नहीं होता, तो फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो ये वाटरफॉल मॉडल है
इसको कम प्रेफर किया जाता है, उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के अंदर आप देखें फर्स्ट स्टेप में सिस्टम एनालिसिस नहीं लिखा, बल्कि फर्स्ट स्टेप में लिखा आइडेंटिफाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एक पूरा लेंथी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां पर हम मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड हो चुकी हो फर्स्ट स्टेप में, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो प्रोटोटाइपिंग में फर्स्ट स्टेप के अंदर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पर सेकेंड स्टेप में हम एक प्रोटोटाइप वर्किंग छोटा सा मॉडल डेवलप कर देते हैं और वो मॉडल यूज़र को यूज़ करने को देते हैं। क्योंकि वो मॉडल सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनाया गया है, तो यकीनन जब यूज़र उसको यूज़ करेगा तो उसके अंदर उसको आगे सजेशन होंगे या उसके अंदर उसको और नीड फॉर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जब यूज़र अपना कोई नया कंसर्न रेज करता है, उसको प्रोटोटाइप समझ नहीं आती है, उस प्रोटोटाइप के अंदर उसको कुछ कमी नज़र आती है, तो उस प्रोटोटाइप को कस्टमर के फीडबैक की बुनियाद पर रिवाइज किया जाता है। फोर्थ स्टेप में उसको फिर दोबारा जो नई रिवाइज हुई हुई प्रोटोटाइप होती है वो यूज़ करने को दी जाती है। कस्टमर से कहा जाता है दोबारा यूज़ करके देखो, कस्टमर उसको फिर यूज़ करता है और पूछा जाता है कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, वो अपने फिर कुछ कंसर्न रेज करता है। जब तक कि यूज़र या आपका कस्टमर 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ये रिव्यू की साइकिल चलती रहती है। और जब कस्टमर आपका पूरी तरह सेटिस्फाई होता है तो उस प्रोटोटाइप को फाइनलाइज कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाता है। ये केस बिल्कुल डिफरेंट है पिछला वाला जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस और सिस्टम वाटरफॉल मॉडल में डिस्कस किया था। वहाँ पर कस्टमर बार बार अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताता है, बल्कि उसको फर्स्ट स्टेज पर ही अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना, मेक श्योर करना ज़रूरी होता है और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ओवरऑल प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर कस्टमर ग्रेजुअली अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिवील करता रहता है या रिवाइज करता रहता है और प्रोडक्ट जो है वो उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप तो बहुत इनिशियल फेजेस में स्टेप 2 के अंदर ही तैयार हो जाती है, लेकिन जो फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाती है और रिवाइज होती जाती है और लास्ट स्टेप में हमें ओवरऑल वर्किंग प्रोडक्ट मिलती है। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनके अंदर एजाइल डेवलपमेंट और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। एजाइल डेवलपमेंट कहती है कि क्यों आप पूरे के पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट को एज अ होल प्रोजेक्ट कंसिडर करके और एक टाइम कंज्यूमिंग मॉडल की तरफ चले जाएं। एजाइल डेवलपमेंट कहती है कि आपका जो भी ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए। जितने स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेकअप किया जा सकता है उतने ज़्यादा स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए और ब्रेक करने के बाद किसी एक बहुत छोटे सब कंपोनेंट को एक वक्त में जो है डेवलप किया जाए। तो जब हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्मॉल पोर्शंस में अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो वो तेज़ी से डेवलप हो जाता है। और अगर हम हर मॉड्यूल को एक के बाद एक करेंगे तो नॉर्मल एजाइल डेवलपमेंट ये कहती है, मगर इसी की एक एक्सटेंशन या इसका एक और क्विकर वर्जन है जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन, जेड जिसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम ना सिर्फ अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, बल्कि स्पीड बूस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट का काम तेज़ करने के लिए हर कंपोनेंट को हम पैरेलली डिज़ाइन करवाते हैं डिफरेंट। इसके लिए हमें टीम बड़ी चाहिए, इसके लिए हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हम पैरेलली सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज की और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलेक्ट करती है कि अपना प्रोजेक्ट उसको या जो भी आपका सिस्टम है उसको किस स्ट्रेटजी के साथ डेवलप करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न जो कि आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, MIS डेवलपमेंट के अंदर, वो वेब सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो इन हाउस ही डेवलप हुआ हो। वेब सर्विसेज एक्सटर्नल हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई मेलिंग सर्विस मौजूद है या कोई पेमेंट सर्विस मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम सक्खर IBA CMS की एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ पर मेलिंग से भी कनेक्टेड है। आपको सक्खर IBA के बहुत सारे सॉफ्टवेयर चीज़ों को ईमेल करने की फैसिलिटी भी देते हैं। तो बाकी पूरा जो CMS सॉफ्टवेयर है वो तो सक्खर IBA का अपना पर्सनल है और इन हाउस ही डेवलप किया गया है। लेकिन अगर हम मेलिंग सर्विस की बात करें तो वो हमने Gmail की वेब सर्विसेज को बैकएंड पर इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि डिपेंडेंट आपके अपनी सिस्टम के ऊपर ही हो, बल्कि डिफरेंट आउटसोर्स की जा सकती हैं वेब सर्विसेज। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की भी, कि अगर आप अपने कंप्यूटर की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस को जहन में रखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे
तो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग रन में आपके लिए उतना इफेक्टिव रहे, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डिफरेंट तरह की होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस डिफरेंट तरह की होती हैं। आपका सॉफ्टवेयर डिफरेंट अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर चल सके तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी में वेरिएशन ना आए, तो ये भी एक मेजर कंसर्न होता है कि जहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि अगर आपका ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर किस तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको मोबाइल डिवाइसेस चलाएंगी तो वो किस तरह का व्यू देंगी, और क्या इंटरनेट को और दूसरे जो आपके बैंडविड्थ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और जो आपके पास बैटरी इश्यूज़ हैं वो तो नहीं रेज हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस की हमें पता है कि बैटरी लिमिटेड होती है। तो एक आम कंप्यूटर डेवलपमेंट से, MIS बेस्ड डेवलपमेंट से डिफरेंट है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। आपको याद होगा ना सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम अपने सिस्टम के स्केच बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें एक मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डायग्राम जो होती है डेटा फ्लो डायग्राम है। लॉर्डन ने डेटा फ्लो डायग्राम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि ही कंसिडर्स दैट इट इज़ अ प्राइमरी टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम्स प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग केस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ केसेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत सारे लोग अपने पूरे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डेटा फ्लो डायग्राम से ही डिपिक्ट कर देते हैं। और आमतौर पर अगर वो डेटा फ्लो डायग्राम पे ज़्यादा काम कर लेते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बाकी तरह के स्केचेस भी बनाएं। लेकिन डेटा फ्लो डायग्राम एक वे है, आपके पास डिफरेंट और तरह के तरीके भी मौजूद हैं। ये एग्जाम्पल दी गई है एक डेटा फ्लो डायग्राम की, जहाँ पर देखें कि स्टूडेंट एक प्रोसेस है, और स्टूडेंट जो है वो क्या क्या प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं ये एक्चुअली डिपिक्ट कर रहा है ओवरऑल प्रोसेस के। जब आप अगर कोर्स रजिस्टर करते हैं CMS के थ्रू, भी अगर आप सबको ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपको किसी न किसी कोर्स में जाकर इनरोल होना पड़ता है, तो ये क्योंकि आप करते रहे हैं इसलिए आप तो अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर हमने किसी एक्सटर्नल एंटिटी को ये बात समझानी हो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो ये डेटा फ्लो डायग्राम है जो कि बहुत अच्छी तरह से समझा रही है कि डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होगा और किस तरह से। ये देखें, आपको दो फाइल्स नज़र आ रही हैं, डॉटेड जो आपको ओपन रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, एक कोर्स फाइल लिखा है, एक मास्टर फाइल के। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें दो डेटा सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टूडेंट फाइल होगी जहाँ पे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, और एक कोर्स फाइल। इन दोनों इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। जाहिर है कि जब आप कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपकी CMS ID की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके नाम की और आपकी दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कोर्स की भी एक फ़ाइल होनी चाहिए जहाँ पर कोर्स के नाम, कोर्स के फैक्ट एंड फिगर्स, और वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले जब स्टूडेंट रजिस्टर करने की कोशिश करता है तो वो रिक्वेस्ट करता है कोर्स के लिए, तो पहले वेरीफाई की जाती है कि वो कोर्स अवेलेबल भी है या नहीं। हो सकता है रिक्वेस्ट स्टूडेंट किसी ऐसे कोर्स के लिए कर दे कि जो ऑफ़र ही ना किया जा रहा हो, और उसको रन टाइम पर चेक करना पड़े कि ये इस कोर्स को रिजेक्ट भी किया जा सके। तो अगर कोर्स एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, उसके बाद अगली स्क्रीन आनी चाहिए जहाँ पर वो मैसेज आना चाहिए जो बताए कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्शन हुआ है। अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, आप 2.0 वाला जो प्रोसेस आप ये देखें, ये डिसाइड कैसे होगा? अगली स्क्रीन किस बेसिस पर प्रिंट करेगी कि आया स्टूडेंट एक्सेप्टेड है कोर्स के साथ या रिजेक्टेड है? तो उसके लिए दो कोर्स फाइल्स चलेंगी, एक कोर्स फाइल है, एक स्टूडेंट मास्टर फाइल है। इन दोनों फाइल से डेटा पिक किया जाएगा, उसको कंपेयर किया जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्टूडेंट जिसने इनरोल करने के लिए अप्लाई किया है, क्या उसको इनरोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ से जो कुछ भी प्रोसेस पता चलेगा, चाहे वो एक्सेप्टेंस का है या रिजेक्शन का है, नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहाँ पर वो कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपको रजिस्टर किया गया है स्टूडेंट को या नहीं किया गया, और ये कंफर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये एक डायग्राम है जो कि अगर किसी को स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं भी मालूम है तो इस डायग्राम को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कंप्यूटर के अंदर ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा। ये एक एग्जाम्पल है। आप अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर के सिस्टम को, पेमेंट के सिस्टम को, हर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्रामर से कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोग्रामर का कस्टमर्स कम्युनिकेट करने के लिए, और इससे हमें पता चल जाता है ओवरऑल
के बजाय प्रोग्राम डेवलप करना, अगर हम ये डेटा फ्लो डायग्राम्स पहले बना लें अपने ओवरऑल सिस्टम की, तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है उसके बाद। अच्छा, डेटा फ्लो डायग्राम्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, और उनमें एक बहुत पॉपुलर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ज़्यादातर रेफ़र करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, और उन जनरेशन में से और उन टाइप्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी रही है। C++, जावा वगैरह, ये इन लैंग्वेजेस का आपने नाम सुना होगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस करती हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बने हुए सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी भी अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाए और हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। यानी कि हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वे में दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकता है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी ना किसी क्लास से, किसी ना किसी हायरार्की से बाउंड होते हैं। तो उसकी हायरार्की को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करने में भी हमें आसानी होती है। तो जैसे कि हायरार्की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइप्स एंड सब टाइप्स को हम दूसरे वे में हायरार्की भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हर ऑब्जेक्ट को, हर जो एंटिटी है उसको भी हायरार्की में डिवाइड किया जा सकता है और हर फंक्शन को भी हायरार्की में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि यूज़र की एक हायरार्की हो सकती है कि यूज़र है, अब यूज़र के नेक्स्ट लेवल पर उसकी टाइप्स हो सकती हैं कि गेस्ट टाइप का यूज़र हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का यूज़र हो सकता है, ठीक है, रीड एंड राइट करने वाला यूज़र हो सकता है। तो जैसे डिफरेंट यूज़र्स की हायरार्की हो सकती है, वैसे ही प्रोसेसेस की भी हायरार्की हो सकती है। जो स्लाइड आपके सामने है वो बुक में मौजूद एक टॉपिक को डिस्कस कर रही है जहाँ पर फंक्शनल हायरार्की इसकी बात हो रही है। यहाँ पर प्रोसेस पे रोल, ये एक ओवरऑल फंक्शन है, लेकिन प्रोसेस पे रोल के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तीन इसकी टाइप्स हैं कि गेट इनपुट्स भी, कैलकुलेट पे भी और राइट आउटपुट्स भी। ये तीनों किससे कनेक्टेड हैं? ये प्रोसेस पे रोल से। ओवरऑल प्रोसेस पे रोल की बात करें तो उसके अंदर ये तीन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ पहले फंक्शन गेट वैलिड इनपुट की बात करें तो गेट वैलिड इनपुट में गेट इनपुट भी हो रहे होंगे और वैलिडेट भी हो रहे होंगे। तो गेट इनपुट एक्चुअली गेट वैलिड इनपुट्स की भी एक सब पार्ट है और ओवरऑल प्रोसेस पे रोल का भी पार्ट है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है, अगर हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कर लेंगे अपने सिस्टम की तो हमें उसकी हायरार्की क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज़ हमारे लिए किस प्रायोरिटी पर है, कौन सी चीज़ किस स्केल पर है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आपकी अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसकी हायरार्कीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर उसके अंदर मज़ीद उसको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स का ही अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। क्लासेस एंड इनहेरिटेंस जनरली जब हम एंटिटीज़ की बात करते हैं, यूज़र्स की बात करते हैं, तो उनको कुछ कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा गया है, एम्प्लॉय एक एंटिटी है और उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं उसके। हर एम्प्लॉय की आईडी होगी, हर एम्प्लॉय का नेम होगा, हर एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, डेट होगी, पोजीशन होगी, और जितने एम्प्लॉय हैं उन सब के साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड है पे, यानी एम्प्लॉय को पे किया जाता है। तो आप ये उसका फंक्शन देख सकते हैं। अच्छा, अब एम्प्लॉयज़ तीन तरह के हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ सैलरीड एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती होगी, आर्ली एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं जिनको आर्ली हिसाब से पे मिलती होगी, और टेम्परेरी एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो कि उनको किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में पेमेंट मिलती होगी और किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं मिलती होगी। अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयड्स के बारे में एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, तो हमें इसमें आईडी दोबारा लेनी पड़ेगी, नेम, एड्रेस, डेट, पोजीशन सब कुछ दोबारा लेना पड़ेगा। आर्ली एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा नेम, एड्रेस या पोजीशन लेना पड़ेगा, और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के लिए यही सारे काम दोबारा करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली क्लास इनहेरिटेंस का ये एक डायग्राम है जो कि इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस दिखाने के लिए और रीयूजेबिलिटी दिखाने के लिए कि ये सैलरीड है, आर्ली हैं, टेम्परेरी हैं,
ये तीनों के तीनों एक्चुअली एम्प्लॉय हैं। तो इन तीनों के एम्प्लॉय होने से ये देखें एक एरो है जो कि डायरेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय की तरफ। इसका ये मतलब है कि जो एम्प्लॉय की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सैलरीड में भी होंगी, एम्प्लॉय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आर्ली में भी होंगी, एम्प्लॉय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टेम्परेरी में भी होंगी। ये आईडी, नेम, एड्रेस, डेट, पोजीशन, पे, ये सब कुछ सैलरीड, आर्ली और टेम्परेरी का हिस्सा है। जबकि सैलरीड के पास दो एट्रीब्यूट्स है, एनुअल सैलरी और बोनस। ये एनुअल सैलरी और बोनस ये दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो सिर्फ सैलरीड के पास ही हैं, ये आर्ली के पास नहीं है, टेम्पररी के पास नहीं है और ये एम्प्लॉय के पास भी नहीं है। अच्छा, आर्ली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास दो एट्रीब्यूट हैं, आर्ली रेट और ओवर टाइम रेट। ये दो एट्रीब्यूट सिर्फ आर्ली से ही रिलेटेड हैं, ये बाकी सबके पास नहीं है। और टेम्पररी जो हैं उनके पास डेली रेट है और ईयरली रेट है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस पूरे डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं कि उनके पास किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये क्लास डायग्राम बनाने से भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हम सुपर क्लासेस और सब क्लासेस को दिखा देते हैं। इसी तरह आप कस्टमर की क्लास बना सकते हैं। कस्टमर की क्लास में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई कस्टमर का नाम ये है, कस्टमर का एड्रेस ये है, कस्टमर के फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं। लेकिन कस्टमर भी दो तीन तरह के हो सकते हैं। आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, आपके लॉयल कस्टमर हो सकते हैं, आपके मोस्ट की कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके जो मोस्ट बेनिफिट ओरिएंटेड कस्टमर्स हो सकते हैं। तो उन सब की डिटेल्स को अलग अलग मैच करने के लिए आप इसको क्लास डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स की हायरार्की बना सकते हैं। आपकी हो सकता है आपकी कंपनी जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो, तो आप उन प्रोडक्ट्स की भी इस तरह की कोई ना कोई हायरार्की बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो डिवाइसेस में डील कर रही है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब तरह के डिवाइसेस में होंगे, उसको टॉप पर एज ए सुपर क्लास रख दें। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फॉर एग्जांपल नाम हर प्रोडक्ट का होगा, आईडी हर प्रोडक्ट की होगी, लेकिन बारकोड ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का हो। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिफाइन करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्लास डायग्राम और इनहेरिटेंस के ज़रिए आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So students, I think that's all for today's lecture. एक्सपेरिमेंटल लेवल के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक इस लेक्चर के हवाले से जो कोई भी है अपनी क्यूरीज़ फ़िलहाल मेरे ईमेल एड्रेस पर शेयर करें, या मैं कमेंट उसके ऊपर ओपन कर रही हूँ जो हमारी कोर्स वेबसाइट है, वहाँ पर कमेंट लिखकर भी आप मुझे अपनी क्यूरीज़ से आगाह कर सकते हैं। और आप अगर पर्सनली मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी क्यूरी है तो मैं इनकरेज करूँगी कि आप कोर्स वेबसाइट पर ही जाकर अपनी क्यूरी लिखें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि दूसरे भी उससे फैसिलिटेट हो सकेंगे। हो सकता है जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहें किसी और के दिल में भी वही सवाल हो, तो जब मैं उसका जवाब दूँगी तो बाकी सब भी उसको देख सकेंगे। लेकिन इवन दैन ज़ाहिर है कि मेरा ईमेल एड्रेस आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल है, तो आप अपनी क्यूरीज़ को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। Please share your feedback. Allah Hafiz.